Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 23rd January 2026. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. So before we proceed, I would like to wish you all a very happy Saraswati Puja. May Goddess Saraswati bless you all with knowledge, wisdom and creativity. आज के इस ओकेजन पे आई वुड लाइक टू इनवाइट यू ऑल टू आवर सेंटर. आई वुड रादर कॉल इट योर सेंटर. आपका अपना सेंटर है. आइए हम लोग पूजा आरती करेंगे, साथ में प्रसाद खाएंगे. विल मीट. ठीक है. तो इफ पॉसिबल, इफ यू आर इन गुवाहाटी, आप प्लीज आइए सेंटर पे. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. First topic is about Parakram Divas. Important from our syllabus GS paper 1 Indian history point of view. पराक्रम दिवस हर साल 23 जनवरी को हमारे देश में मनाया जाता है in order to commemorate birth anniversary of नेताजी सुभाष चंद्र बोस. In 2026 we are celebrating 129th birth anniversary of नेताजी सुभाष चंद्र बोस. साल 2021 में भारत सरकार ने फैसला किया कि 23 जनवरी को हम लोग पराक्रम दिवस की तरह सेलिब्रेट करेंगे, ताकि जो कमिंग जनरेशंस हैं उनको नेताजी के कंट्रीब्यूशन के बारे में पता चले. हिज सेल्फलेस सर्विस टुवर्ड्स द नेशन, उसके बारे में यंगर जनरेशन समझे और इंस्पायर हो. इसके लिए पराक्रम दिवस साल 2021 से मनाया जाता है. उसी साल भारत सरकार ने गजेट में पब्लिश करके ये अनाउंस किया कि अब से 23 जनवरी विल बी पराक्रम दिवस इन आवर कंट्री. नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अगर बात करें तो वॉज बॉर्न ऑन 23 जनवरी इन 1897 एट कटक इन उड़ीसा. उन्होंने 1920 में ही सिविल सर्विसेज एग्जाम को पास कर लिया था, यानी कि 23 साल की उम्र में ही सिविल सर्विसेज एग्जाम को पास कर लिया. लेकिन एक साल बाद ही रिजाइन फ्रॉम सिविल सर्विसेज इन ऑर्डर टू ज्वाइन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया, लेकिन उनका जो पॉलिटिक्स का स्टाइल था वो थोड़ा अग्रेसिव था. सोशलिस्ट पॉलिसीज में वो बिलीव करते थे, लेकिन साथ ही साथ थोड़ा मिलिटेंट या अग्रेसिव स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स मानी जाती है. जिस तरीके की पॉलिटिक्स की बात कार्ल मार्क्स ने की थी ना, उससे मिलती जुलती पॉलिटिक्स नेताजी सुभाष चंद्र बोस उसमें मानते थे. तो सोशलिस्ट थे, लेकिन एक सोशलिस्ट का रास्ता होता है या सोशलिज्म का रास्ता होता है जो गांधीयन अप्रोच है, सत्याग्रह का, अहिंसा का. लेकिन नेताजी उस आइडिया से बहुत ज्यादा अलाइन नहीं थे. तो मार्क्सिस्ट अप्रोच, जिसमें ही बिलीव कि लिटिल बिट ऑफ वायलेंस अगेंस्ट द अग्रेसर इज नीडेड. अत्याचार करने वालों का सिर्फ अत्याचार सहेंगे तो फिर कभी भी हमें अपने अपने हक को पा नहीं पाएंगे. तो दैट वाज द आइडिया ऑफ नेताजी. और इस कारण से धीरे धीरे महात्मा गांधी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बीच में डिफरेंसेस आने लगे. नेताजी कांग्रेस के अंदर बहुत पॉपुलर थे. सुभाष चंद्र बोस जी कांग्रेस के अंदर उनके भी अपने फॉलोअर्स थे, एंड दैट इज व्हाई ही बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस बैक टू बैक इन 1938 एंड 1939. इंडियन हिस्ट्री में आप ये जरूर पढ़ते होंगे, सुना होगा आपने. लेकिन महात्मा गांधी से डिफरेंसेस होने लगे, थोड़े से आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस. वो बात अलग है, मैं आज भी आपको समझाऊंगा, बताऊंगा कि महात्मा गांधी के लिए उनके मन में रिस्पेक्ट कभी कम नहीं हुआ, लेकिन आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे, और इस कारण से ही रिजाइंड फ्रॉम इंडियन नेशनल कांग्रेस. उसके बाद वो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में गए, जर्मनी गए, ब्रिटेन गए, अलग अलग देशों में गए. वहां से वो फिर पहुंचे साउथ ईस्ट एशिया, सिंगापुर. वहां पे उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी या आजाद हिंद फौज, उसकी कमान संभाली. ये जो इंडियन नेशनल आर्मी है, ये बनी थी फ्रॉम प्रिजनर्स ऑफ वॉर इन साउथ ईस्ट एशिया. देखिए, वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ब्रिटिश जो हैं, दे वे आर फाइटिंग अगेंस्ट द नाजीज, फासिस्ट फोर्सेस. तो वर्ल्ड वॉर 2 में एक तरफ ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका जैसे देश थे, तो दूसरे तरफ इटली, जर्मनी एंड जापान जैसे देश थे. अब जापानीज फोर्सेस से ब्रिटिश इंडिया फाइट कर रहा था साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में, सिंगापुर, इंडोनेशिया वगैरह में. तो एक तरफ से जापानीज फोर्सेस, दूसरे तरफ से ब्रिटिश इंडिया. अब ब्रिटिश इंडिया में ज़्यादातर तो इंडियन सोल्जर्स थे. तो जहां जहां पे भी इंडियन सोल्जर्स को कैप्चर कर लिया जापानीज ने, उनको प्रिजनर्स ऑफ वॉर बनाया. उन इंडियन सोल्जर्स ने बाद में कन्विंस किया जापानीज आर्मी को कि हम तो वैसे भी ब्रिटिश इंडिया को सपोर्ट नहीं करना चाहते हैं, आप हमें मौका दीजिए.
तो हम खुद लड़ेंगे अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। हम खुद चाहते हैं कि भारत को आज़ादी दिलाई जाए फ्रॉम ब्रिटिशर्स। तो इस कारण से जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर ब्रिटिश इंडिया के जो इंडियंस थे वो जो पकड़े गए, उन्हीं को जापानीज आर्मी ने उनकी मदद की ताकि वो एक अपनी खुद की आर्म्ड फोर्सेस बना पाए, जिसका नाम रखा गया इंडियन नेशनल आर्मी या आज़ाद हिंद फौज। उसकी शुरुआत की थी मोहन सिंह जी ने, लेकिन बाद में जब नेताजी पहुंचे साउथ ईस्ट एशिया में सिंगापुर में, तो फिर नेताजी ने इंडियन नेशनल आर्मी की कमान संभाली। और वही इंडियन नेशनल आर्मी ने ही, आज़ाद हिंद फौज ने ही सुभाष चंद्र बोस जी को टाइटल दिया है नेताजी का। नेताजी मीन्स द रिस्पेक्टेड लीडर। वो बात अलग है कि आज़ाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी जिस तरीके की विक्ट्री की उम्मीद कर रही थी कि भारत के नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर पे हम अटैक करेंगे और धीरे धीरे फिर ब्रिटिशर्स से भारत को आज़ाद कराएंगे, वैसी कामयाबी मिल नहीं पाई आज़ाद हिंद फौज को। उसके पीछे बड़ा कारण है कि वर्ल्ड वॉर 2 में जो जापानीज, नाजीज और इटालियन फोर्सेस ये हार गए थे। दीज एक्सिस पावर वेर डिफीटेड और ब्रिटिशर्स हैड इमर्ज्ड विक्टोरियस, दे वेर ऑन द विक्टोरियस साइड। तो इस कारण से ब्रिटिश इंडिया का जो फुटप्रिंट है इंडिया के अंदर वो और स्ट्रांग हो गया आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। और इस कारण से इट बिकेम वेरी डिफिकल्ट फॉर इंडियन नेशनल आर्मी to emerge victorious in India and drive away Britishers and make India independent. But इंडियन नेशनल आर्मी, आज़ाद हिंद फौज अंडर नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उसने अपनी पूरी कोशिश की भारत को आज़ाद कराने के लिए। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी के बीच में थोड़े आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो गए थे क्योंकि उनका अप्रोच अलग था। लेकिन इसके बावजूद भी सुभाष चंद्र बोस जी के मन में महात्मा गांधी के लिए हमेशा ही रिस्पेक्ट रहा। आपको एक बात जाननी चाहिए, आपको इंडियन हिस्ट्री पढ़ाते वक्त बताया भी गया होगा कि महात्मा गांधी को फादर ऑफ द नेशन, बापू कह करके सबसे पहले संबोधित नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ही किया था। हुआ क्या था कि महात्मा गांधी एंड कस्तूरबा गांधी वे डिटेन्ड आफ्टर क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद उनको जेल में डाल दिया गया था। उसी जेल में रहने के दौरान कस्तूरबा गांधी जी की मृत्यु हो गई। शी डाइड इन 1944। जब ये बात नेताजी सुभाष चंद्र बोस को पता चली, ही वाज एट रंगून, वो मॉडर्न डे जो म्यांमार है वहाँ पे थे, लीडिंग इंडियन नेशनल आर्मी। तो जब ये बात पता चली कि कस्तूरबा गांधी जी की डेथ हो चुकी है, तो उसी दौरान फिर उन्होंने अपने आज़ाद हिंद फौज का जो रेडियो था, जिसका नाम था आज़ाद हिंद रेडियो, उसके थ्रू महात्मा गांधी को एक मैसेज दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि नो बडी वुड बी मोर हैप्पी दैन आवर सेल्व्स इफ बाई एनी चांस आवर कंट्री मैन एट होम should succeed in liberating themselves through their own efforts, or by any chance the British government accepts your Quit India resolution and gives effect to it। मतलब अगर क्विट इंडिया मूवमेंट कामयाब हो जाता है, भारत को उस कारण से आज़ादी मिल जाती है, तो हम ज़्यादा खुश होंगे। We are however proceeding on assumption that neither of the above is possible and that a struggle is inevitable। एक स्ट्रगल करना होगा। ये क्विट इंडिया मूवमेंट से आज़ादी मिल जाए भारत को, हमें नहीं लगता कि ऐसा होगा। और फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहते हैं, फादर ऑफ आवर नेशन, इन दिस होली वॉर फॉर इंडियाज लिबरेशन वी आस्क फॉर योर ब्लेसिंग एंड गुड विशेस। तो महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन कह करके पहली बार पुकारते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो बापू कह करके या फादर कह करके उन्होंने ही सबसे पहले पुकारा। तो अपने इस मैसेज में भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि वी दो डिसएग्री विथ योर अप्रोच बट दैट डज नॉट मीन कि वी डोंट रेस्पेक्ट यू। चलिए, इस टॉपिक के बेसिस पे सिंपल सा प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने आपको दिया है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ऐसा सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि इंडियन नेशनल आर्मी एक मिलिट्री फेलियर माना जा सकता है, बट दैट डज नॉट मीन कि इंडियन नेशनल आर्मी के जो भी एफर्ट्स थे वो कंप्लीटली वेन चले गए, बर्बाद चले गए। ऐसा नहीं है, उसका अपना सिग्निफिकेंस था। सिग्निफिकेंस ये था, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ लिया अभी तक तो, कि इंडियन नेशनल आर्मी के जो सोल्जर्स थे, व्हेन इंडियन नेशनल आर्मी वाज डिफीटेड ऑन नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ऑफ इंडिया, तो जो सोल्जर्स थे उनमें से 3
शाह नवाज खान, प्रेम सहगल एंड गुरबख्श सिंह ढिल्लोन, ये 3 अलग-अलग धर्मों के लोगों को चुना गया फ्रॉम इंडियन नेशनल आर्मी और उनके खिलाफ फिर कार्रवाई की गई एंड दे वर प्रोसिक्यूटेड रेड फोर्ट पे। द ट्रायल्स वेयर हेल्ड पब्लिकली एट रेड फोर्ट। और इस कारण से हुआ क्या था कि भारत, इंडियन नेशनल आर्मी तो चलिए मिलिटरली फेल हो गया, लेकिन इनको जब पब्लिकली इनके अगेंस्ट ट्रायल किया गया तो भारत के लोग जो है उनके सेंटिमेंट्स यूनाइट हो गए अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, कि हमारे लोगों ने कोशिश की देश को आज़ाद कराने की, अब उनको पकड़ के फांसी की सजा सुनाई जा रही है ब्रिटिशर्स द्वारा। तो इंडियन नेशनल आर्मी के सोल्जर्स के अगेंस्ट जो बाद में ट्रायल कराए गए और वो भी पब्लिक ट्रायल, उस कारण से पब्लिक सेंटिमेंट टर्न्ड इन फेवर ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी और फिर पब्लिक यूनाइटेड, पीपल ऑफ इंडिया यूनाइटेड अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। तो इस तरीके से इंडियन नेशनल आर्मी इन वन वे और द अदर हैज कंट्रीब्यूटेड इन इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट स्टेटहुड डे ऑफ मणिपुर, मेघालय एंड त्रिपुरा। इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 इंडियन पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, ये 3 स्टेट्स नॉर्थ ईस्ट इंडिया के, मणिपुर, त्रिपुरा एंड मेघालय, इन तीनों को स्टेटहुड एक साथ मिला ऑन 21 जनवरी इन 1972। इन तीनों स्टेट्स को, मेघालय, मणिपुर एंड त्रिपुरा, इन तीनों को स्टेटहुड मिला है एज पर नॉर्थ ईस्ट रीजन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1971। अगर मेघालय की बात की जाए तो अर्लियर इट वाज पार्ट ऑफ असम, बट एज पर नॉर्थ ईस्ट रीजन एक्ट ऑफ 1971 इसको फुल स्टेटहुड दिया गया, मतलब असम से अलग इसको स्टेटहुड का स्टेटस दिया गया। मेघालय को स्टेटहुड स्टेटस देने के पीछे एक मेन मकसद था कि यहाँ के जो ट्राइब्स थे, गारो, खासी, जयंतिया, दीज ट्राइब्स वांटेड सम सॉर्ट ऑफ ऑटोनॉमी, और इस कारण से वो थोड़ा असम से अलग एक अपने लिए ऑटोनोमस स्टेटस चाहते थे और इस कारण से फिर मेघालय को स्टेटहुड स्टेटस मिला अंडर दिस एक्ट। सिमिलरली त्रिपुरा और मणिपुर की बात की जाए तो अर्लियर दे वेयर प्रिंसली स्टेट्स, बोथ त्रिपुरा एंड मणिपुर वेयर प्रिंसली स्टेट्स। बाद में उन्होंने इनको भारत इंडियन यूनियन को ज्वाइन कराया गया इन 1949 एज अ यूनियन टेरिटरी। 1972 में कंसीडरिंग रीजनल एस्पिरेशंस, यहाँ के लोग भी चाहते थे कि उनको स्टेटहुड दिया जाए ताकि उनके हाथ में भी कुछ डिसेंट्रलाइज तरीके से पावर आए। तो इन ऑर्डर टू फुलफिल रीजनल एस्पिरेशंस, नॉर्थ ईस्ट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंतर्गत मणिपुर और त्रिपुरा को भी स्टेटहुड दे दिया गया। नागालैंड की बात की जाए तो इट वाज आल्सो पार्ट ऑफ असम लाइक मेघालय, इसको स्टेटहुड लेकिन पहले ही मिल गया था ऑन 1 दिसंबर 1963। अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम, दे वेयर पार्ट ऑफ असम टिल 1972। 1972 में उनको बना दिया गया यूनियन टेरिटरी, अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम को बनाया गया यूनियन टेरिटरी। इन दो स्टेट्स को फुल स्टेटहुड मिला है बाद में 20 फरवरी 1987 को। वहीं अगर हम सिक्किम की बात करें तो इट वाज एन इंडिपेंडेंट स्टेट टिल 1975, लेकिन सिक्किम के लोगों ने प्रोटेस्ट किया, दे डिमांडेड दैट वहाँ की जो किंगडम है वहाँ पे मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, किंगडम था, किंग रूल करते थे चोगियाल डायनेस्टी के। वहाँ के लोगों ने प्रोटेस्ट किया, दे वांटेड सिक्किम टू बी पार्ट ऑफ इंडिया। तो फिर एक अमेंडमेंट करके जब लोगों ने प्रोटेस्ट किया तो वहाँ के किंग ने उनके डिमांड को एक्सेप्ट किया, बट किंग वांटेड सम स्पेशल स्टेटस फॉर सिक्किम। इस कारण से 35th अमेंडमेंट करके सिक्किम को एक एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया गया 1975 में, जिसके हिसाब से सिक्किम बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया बट रिटेन्ड सम स्पेशल स्टेटस एंड सम स्पेशल प्रिविलेजेस फॉर द मोनार्की। बट लोग उससे भी संतुष्ट नहीं थे, सो प्रोटेस्ट कंटिन्यूड। पीपल वांटेड सिक्किम टू बी full-fledged part of India like any normal state. तो protest continued and that is the reason why monarchy gave up its power completely. And फिर सिक्किम को तुरंत अगले साल ही 1976 में 36th अमेंडमेंट करके भारत का फुल स्टेट यानी कि एक नॉर्मल स्टेट की तरह भारत के अंदर इंक्लूड कर लिया गया। तो दैट इज द स्टोरी ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, मेघालय, त्रिपुरा एंड मणिपुर। नॉर्थ ईस्ट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1971 के अंतर्गत स्टेटहुड मिला इनको। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम को इस एक्ट के अंतर्गत पहले यूनियन टेरिटरी बनाया गया, बाद में इनको स्टेटहुड मिला है। नागालैंड को पहले से स्टेटहुड मिल चुका था और सिक्किम की अलग कहानी है, वहां पे मोनार्की थी, उसको पहले एसोसिएट स्टेट बनाया गया, 35th अमेंडमेंट करके 36th अमेंडमेंट करके फुल स्टेटहुड मिल गया।
अब अगर नॉर्थ ईस्ट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1971 की हम बात करें तो ये मेनली इसलिए लाया गया था। इसके अंतर्गत, नॉर्थ ईस्ट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंतर्गत स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करने के पीछे एक मकसद ये भी था कि बांग्लादेश को एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनाया गया था 1971 दिसंबर में। अब भारत को लगता था कि पाकिस्तान या चाइना जैसे देश जो हैं वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में थोड़ा टर्बुलेंस क्रिएट कर सकते हैं। उस टाइम में तो अलग अलग स्टेट्स थे नहीं, तो नॉर्थ ईस्ट रीजन में थोड़ा टर्बुलेंस क्रिएट कर सकते हैं। एंड कंसीडरिंग इंडियाज वल्नरेबिलिटी इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया बिकॉज ऑफ चिकन नेक कॉरिडोर, भारत चाहता था कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में एक स्टेबिलिटी बनी रहे, वहाँ के लोगों की जो लोकल एस्पिरेशंस हैं, रीजनल एस्पिरेशंस हैं, उनको पूरा कर दिया जाए ताकि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में कोई इनस्टेबिलिटी की कंडीशन क्रिएट करने में सक्सेसफुल ना हो पाए। बिकॉज इंडिया वाज विजिलेंट कि नाउ वी हैव प्लेड अ प्रोएक्टिव रोल इन disintegration of Pakistan. We have helped Bangladesh to become an independent country. अब पाकिस्तान चाइना मिलकर के कुछ ना कुछ तो कर सकते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। तो इसके पहले कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लोगों को वो इंस्टिगेट करे, ट्राइबल लोगों को इंस्टिगेट करे कि तुम्हारे राइट्स भारत रेस्पेक्ट नहीं कर रहा, तुम भी अलग होने का सोचो, जैसा भारत ने पाकिस्तान के साथ किया ईस्ट पाकिस्तान में, ऐसा कुछ करने के बारे में सोचे चाइना और पाकिस्तान। उसके पहले नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लोगों का, ट्राइबल कम्युनिटी के जो रीजनल एस्पिरेशंस हैं वो पूरे कर दिए जाए, उनको स्टेटहुड दिया जाए। तो इसी कारण से नॉर्थ ईस्ट एरियाज रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1971 which was implemented shortly after creation of Bangladesh, इसके पीछे एक मेन मकसद था to ensure internal stability in northeastern state because with the aim of preventing any turbulence that could arise after creation of Bangladesh, and that turbulence या threat या vulnerability mainly comes because of geographical limitation in form of chicken neck corridor। ये जो नॉर्थ ईस्टर्न एरिया रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1971 है, इसके अंतर्गत एक इम्पॉर्टेंट काउंसिल भी बनाई गई है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए, जिसका नाम है नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, ताकि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आपस में इस काउंसिल के अंतर्गत कोऑर्डिनेट कर पाए। तो दिस एक्ट हैज लेड टू रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स प्लस इट हैज आल्सो हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल की बात की जाए तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है बिकॉज इट हैज बीन क्रिएटेड एज पर नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट ऑफ 1971। तो इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1971 में इसकी बात हुई और उसके बाद फिर अलग से कानून बना करके नॉर्थ ईस्ट काउंसिल को बनाया गया। नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के अंतर्गत 8 नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स जो हैं इसके मेंबर्स हैं। ये 8 स्टेट्स तो आप जान ही रहे हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम। अर्लियर, पहले जब ये नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल बनाया गया था तो ओनली 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स वर मेंबर ऑफ इट। सिक्किम वाज नॉट पार्ट ऑफ इट। सिक्किम वाज एडेड टू नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल लेटर ऑन इन 2002। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का हेड क्वार्टर है इन शिलोंग, मेघालय। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल की बात की जाए तो यूनियन होम मिनिस्टर इज चेयरमैन ऑफ दिस काउंसिल। Minister of Development of Northeast Region is Vice Chairman and Chief Minister of all the 8 Northeastern states are its member। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का मेन मकसद है कि वो एक रीजनल प्लानिंग बॉडी की तरह काम करे, प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म फॉर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स टू कोऑर्डिनेट एंड इम्प्लीमेंट एनी प्रोजेक्ट विच रिक्वायर्स 2 और मोर देन 2 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। तो कोई भी 2 या 2 से ज़्यादा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए अगर कोई प्रोजेक्ट आ रहा है तो उस प्रोजेक्ट में कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम हो, उसके लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। एक बात आपको प्रिलिम्स पर्सपेक्टिव से याद रखनी है कि नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल में वो तमाम प्रोजेक्ट्स लिए जाते हैं जिसमें नॉर्थ ईस्ट के 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स इन्वॉल्व हों, उन पे चर्चा होती है। लेकिन सिक्किम के लिए एक एक्सेप्शन है। दोज प्रोजेक्ट्स जिसमें सिर्फ सिक्किम अकेले भी पार्टिसिपेट कर रहा है, उन प्रोजेक्ट्स पे भी नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल में चर्चा होती है, उस पर डिस्कशन होता है। सो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल डिस्कसेस द स्कीम्स एंड प्रोजेक्ट्स बेनिफिटिंग 2 और मोर स्टेट्स, provided that in case of Sikkim the councils are formulate specific projects and schemes for that state। तो सिक्किम के लिए एक एक्सेप्शन है, बाकी यानी कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो सिर्फ सिक्किम के लिए एक्सक्लूसिवली, वो भी नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल में डिस्कस होता है और बाकी सारे स्टेट्स उसमें सपोर्ट करने के लिए कमिटमेंट देते हैं। लेकिन
उसके अलावा बाकी स्टेट्स के लिए नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल में वही प्रोजेक्ट्स डिस्कस होते हैं जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स इन्वॉल्व हों। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के ऊपर यूपीएससी ने यह प्रश्न पूछा था साल 2024 में। आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ध्यान रहे, नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया गया, ठीक है, लेकिन वहां पे बस बात हुई थी कि स्टेट्स के कोऑर्डिनेशन के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा। इस एक्ट में बस ये बोला गया कि स्टेट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा। फिर अलग से एक कानून बनाया गया, नॉर्थ ईस्ट काउंसिल एक्ट ऑफ 1971, और जिसकी मदद से फिर ये नॉर्थ ईस्ट काउंसिल बनाया गया है। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट यूरोपियन यूनियन सस्पेंडेड जीएसपी बेनिफिट्स टू इंडिया। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले समझते हैं कि क्या होता है जीएसपी, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस। जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस एक तरीके का ट्रेड रिलेटेड अरेंजमेंट है जिसमें एक डेवलप्ड कंट्री, डेवलपिंग एंड एलडीसीज, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को हेल्प करता है इन एक्सपोर्टिंग सर्टेन गुड्स टू द डेवलप्ड कंट्रीज। तो एक डेवलप्ड कंट्री, एक विकसित देश, डेवलपिंग एंड एलडीसी कंट्रीज के लिए कुछ ट्रेड रिलेटेड एग्जेम्पशंस या बेनिफिट्स देता है अंडर दिस प्रोविजन, जिसका नाम है जीएसपी, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस। इसके पीछे का मकसद ये है कि डेवलपिंग कंट्रीज में या एलडीसीज में भी थोड़ा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, वहां पे ट्रेड एंड एक्सपोर्ट बूस्ट हो। आई जस्ट होप कि आपको याद है हाउ एलडीसीज एंड डेवलपिंग कंट्रीज आर कैटेगराइज्ड एट डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ में आइडेंटिफाई किया गया है कि किन देशों को कहा जाएगा डेवलप्ड, किन को कहा जाएगा डेवलपिंग एंड किन को कहा जाएगा एलडीसी, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। ये डब्ल्यूटीओ कैटेगराइज करता है। ये मैंने पिछले साल जून या जुलाई महीने में न्यूज़पेपर एनालिसिस में कराया था, डब्ल्यूटीओ कैटेगराइजेशन ऑफ डेवलप्ड, डेवलपिंग एंड एलडीसीज। तो आज मैं इसको नहीं करा रहा हूँ। आई जस्ट होप आपको याद है। इफ यू आर नॉट एबल टू रिकॉल, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं कल करा दूंगा, एक बार फिर से रिवाइज करा दूंगा, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अभी के लिए आप बस ये समझिए कि डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है ट्रेड को प्रमोट करने के लिए, उससे रिलेटेड नॉर्म्स बनाने के लिए, उसने दुनिया के देशों को कैटेगराइज किया इनटू 3 ग्रुप्स, एलडीसीज, डेवलपिंग एंड डेवलप्ड। डेवलप्ड कंट्रीज कुछ सर्टेन गुड्स के लिए डेवलपिंग एंड एलडीसी कंट्रीज को एग्जेम्पशन देते हैं ताकि वो देश आराम से अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर पाएं डेवलप्ड कंट्रीज एट वेरी मिनिमल या जीरो इंपोर्ट ड्यूटी, जिससे डेवलपिंग एंड एलडीसी कंट्रीज के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ट्रेड प्रमोट हो। दिस रिलेशन इज नॉन रेसिप्रोकल। इसका मतलब यह है कि डेवलप्ड कंट्रीज बेनिफिट देते हैं डेवलपिंग एंड एलडीसी कंट्रीज को, बट उसके रिटर्न में दे डोंट एक्सपेक्ट कि डेवलपिंग एंड एलडीसी कंट्रीज भी अपने देश में डेवलप्ड कंट्रीज के प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट को अलाउ करें। तो यह है नॉन रेसिप्रोकल का मतलब। जीएसपी, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस, ऑफर्ड बाय डेवलप्ड कंट्रीज लाइक यूएस, यूरोपियन यूनियन, जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, और हर देश का अपना लिस्ट ऑफ गुड्स है एज वेल एज लिस्ट ऑफ कंट्रीज हैं जिनको वो बेनिफिट देगा। ये जितने भी डेवलप कंट्रीज हैं, इन्होंने अपना लिस्ट बनाया है कि हम किन किन देशों को बेनिफिट देंगे डेवलपिंग एंड एलडीसीज में से, और किन किन आइटम्स के लिए बेनिफिट देंगे। जनरली जो बेनिफिट मिलता है वो डेवलपिंग कंट्रीज को मिलता है, जैसे इंडिया, वियतनाम, बांग्लादेश, या एलडीसीज को मिलता है। डब्ल्यूटीओ जो ट्रेड रिलेटेड नॉर्म्स बनाता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंतर्गत दिस जीएसपी, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस, अलाउड अंडर इट्स इनेबलिंग क्लॉज। तो इट इज इन लाइन विथ डब्ल्यूटीओ नॉर्म, द कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसपी। करंट न्यूज ये है कि यूरोपियन यूनियन हैज सस्पेंडेड जीएसपी बेनिफिट्स फॉर इंडिया। यही न्यूज है, यूरोपियन यूनियन हैज सस्पेंडेड जीएसपी बेनिफिट्स फॉर इंडिया। उसके अलावा इंडोनेशिया, केनिया जैसे देशों के लिए भी सस्पेंड किया है। इससे क्या होगा कि भारत का जो एक्सपोर्ट है यूरोपियन यूनियन देशों में, वो काफी हद तक कम हो जाएगा। भारत को नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है। About 87% of India's export to European Union will be affected. भारत के एक्सपोर्टर्स को हायर इंपोर्ट ड्यूटी भरना पड़ेगा नाउ ऑनवर्ड्स। ये करने के पीछे यूरोपियन यूनियन का मेन मकसद हो सकता है कि भारत और यूरोपियन यूनियन ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएट कर रहे हैं आपस में।
फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएट कर रहे हैं। तो यूरोपियन यूनियन ये जीएसपी को सस्पेंड करके भारत के ऊपर दबाव बनाना चाहता होगा, ताकि भारत जो ये ट्रेड नेगोशिएशंस कर रहा है उसमें थोड़े से कंसेशनल बेनिफिट्स यूरोपियन यूनियन को दे, उनके हिसाब से वो ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो। तो ये सब स्ट्रैटेजी खेली जाती है बिफोर सम ट्रेड एग्रीमेंट इज साइंड, ताकि दूसरे देशों के ऊपर दबाव बनाया जाए, उसको उसकी कमजोरी या वल्नरेबिलिटी का एहसास दिलाया जाए। अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका ने जीएसपी जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस फॉर इंडिया को सस्पेंड कर दिया था 2019 में ही, जब डोनाल्ड ट्रंप पहली बार प्रेसिडेंट बने थे। दैट हैड अफेक्टेड इंडियन एक्सपोर्टर्स अ लॉट, स्पेशली इंडियाज एमएसएमई सेक्टर। ये बात हो गई जीएसपी की। और करंट न्यूज ये है कि यूरोपियन यूनियन ने जीएसपी को सस्पेंड कर दिया है भारत के लिए। इस टॉपिक के बेसिस पे प्लीज प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट अटल पेंशन योजना, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। अटल पेंशन योजना भारत सरकार द्वारा एक लाई गई पेंशन स्कीम है, स्पेशली फॉर दोज पीपल हु आर वर्किंग इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर वाले लोग जो हैं वो अपने लिए एनपीएस ले लेते हैं, गवर्नमेंट जॉब वाले लोग हैं उनके लिए तो एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम मैंडेटरी है। लेकिन जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे लोग हैं, छोटे मोटे लोग, कोई रिक्शा चला रहा है, ऑटो चला रहा है, सब्जी वाला, फल वाला, इनके लिए भी एक पेंशन स्कीम हो, ताकि उनके लिए एक सोशल सिक्योरिटी नेट तैयार हो पाए। इस आइडिया से गाइडेड होकर के भारत सरकार लेकर के आई अटल पेंशन योजना साल 2015 में। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन स्कीम 18 से लेकर के 40 साल की उम्र के लोग ले सकते हैं। इसके अंदर और क्या डिटेल प्रोविजन है वो मैं अगले पेज पे समझाऊंगा। करंट न्यूज बस ये है कि भारत सरकार ने फैसला किया है कि अटल पेंशन योजना विल बी नाउ एक्सटेंडेड टिल 2030-31। पहले ये 2026 में लैप्स होने वाला था, लेकिन अब इसको एक्सटेंड करके 2030-31 तक चलाएगी भारत सरकार। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत होता क्या है कि 1000 से लेकर के 5000 तक का पेंशन आपको मिलेगा आफ्टर एज ऑफ 60। अब आप कब ज्वाइन कर रहे हैं ये पेंशन योजना? आप 18 साल की उम्र में ज्वाइन कर सकते हैं, 18 से 40 साल की उम्र के बीच में कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप जल्दी ज्वाइन कर लेते हैं, 18 साल की उम्र में ही ज्वाइन कर लेते हैं, और आपको सिर्फ 1000 ही पेंशन चाहिए जब आप 60 साल के हो जाएंगे तब, यानी कि आफ्टर 42 ईयर्स, तो आपको बहुत ही कम प्रीमियम देना होगा। लेकिन अगर आप लेट ज्वाइन करते हैं, 40 साल की उम्र में ज्वाइन करते हैं, और आपको 5000 पेंशन चाहिए वंस यू टर्न 60, तो आपको प्रीमियम थोड़ा ज्यादा देना होगा। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि 18 से 40 साल की उम्र के लोग ज्वाइन कर सकते हैं अटल पेंशन योजना, और पेंशन जो है वो 1000 से लेकर के 5000 तक में मिलेगा 60 साल की उम्र के बाद। अब आप कब ज्वाइन कर रहे हैं और आपको कितना पेंशन चाहिए, उसके बेसिस पे तय होगा कि आपको मंथली कितना प्रीमियम देना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 18 साल की उम्र में ज्वाइन करते हैं और आपको 5000 पेंशन चाहिए वंस यू टर्न 60, तो आपको अगले 42 ईयर्स तक हर मंथ 210 रुपया आपको कंट्रीब्यूट करना होगा प्रीमियम के तौर पे। 20 साल की उम्र में ज्वाइन करते हैं तो आप सिर्फ 40 साल तक ही कंट्रीब्यूशन कर पाएंगे, क्योंकि 60 साल बाद आपको पेंशन मिलेगा, तो आपको पर मंथ 248 रुपीज देना होगा एज प्रीमियम। तो दिस इज हाउ प्रीमियम इज डिसाइडेड। अच्छा, अटल पेंशन योजना में सरकार भी को कंट्रीब्यूट करती है। जितना आपका प्रीमियम बन रहा है उसका 50% कंट्रीब्यूशन सरकार करेगी। 50% और 1000 रुपीज पर ईयर, विच एवर इज लोअर, विल बी कंट्रीब्यूटेड बाय द गवर्नमेंट फॉर 5 years. But this provision was only for those people who joined Atal Pension Yojana before 31st December 2015. अटल पेंशन योजना के अंतर्गत जो इनकम है दैट इज एलिजिबल फॉर टैक्स डिडक्शन। बट वैसे ये प्रोविजन कोई बहुत दमदार है नहीं, क्योंकि ये अटल पेंशन योजना तो वैसे ही लोग लेते हैं ज़्यादातर जिनका इनकम बहुत कम होता है, तो वो लोग वैसे भी टैक्स ब्रैकेट में आते नहीं हैं। बट फिर भी प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से याद रखिएगा कि टैक्स डिडक्शन बेनिफिट मिलता है। डेथ बेनिफिट, अगर बेनिफिशियरी जिसने अटल पेंशन योजना के अंतर्गत ये पेंशन स्कीम लिया उसकी डेथ हो जाती है 60 साल से पहले, तो उसका स्पाउस कैन कंटिन्यू द पेंशन स्कीम और कैन विड्रॉ द कॉर्पस अमाउंट, बीच में ही विड्रॉ भी कर सकते हैं इन केस ऑफ डेथ। बट अगर इंसान जिंदा है तो नो एग्जिट इज अलाउड बिफोर एज ऑफ 60। दैट इज अबाउट अटल पेंशन योजना। करंट स्कीम मैंने न्यूज बता ही दिया, 2030-31 तक चलेगा ये। इस टॉपिक के बेसिस पर सिंपल प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। आर्टिकल 343 से रिलेटेड जो प्रश्न था, द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन शैल बी हिंदी
रिटेन इन देवनागरी स्क्रिप्ट, यहाँ तक तो ठीक है, बट द ऑफिशियल न्यूमरल शैल बी देवनागरी न्यूमरल्स, ये गलत हो गया। इंटरनेशनल न्यूमरल्स को एक्सेप्ट किया गया ऑफिशियल। आफ्टर 15 years पीरियड फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द यूज ऑफ इंग्लिश फॉर ऑफिशियल पर्पस ऑफ द यूनियन वाज कंप्लीटली डिसकंटिन्यूड, दिस इज रॉन्ग। ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के अंतर्गत इंग्लिश वाज कंटिन्यूड। So both statements are wrong. Reverie culture, the practice of distributing freebies in politics. Export preparedness index based on 4 core pillars, यहाँ तक सही है, but not 100 indicators, only 70 indicators. इसलिए पहला गलत हो गया। दूसरा सही है, बिजनेस इकोसिस्टम का सबसे ज़्यादा वेटेज है 40%। रेस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स assess countries primarily on basis of GDP, नो GDP एंड इकोनॉमिक क्राइटेरियाज नहीं लिए गए हैं। इसमें बेसिकली इंटरनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्सटर्नल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड environmental responsibility लिया गया। सो सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।